FA1, it actually pertains to FA2 as well and F3 as well. So our first topic is actually we are going to cover about the theoretical areas of financial accounting. और इसमें जो आज की हमारी जो पहली डिस्कशन है that is regarding the banking theory. अच्छा जी, जब भी कुछ पढ़ना होता है, कुछ करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ेंगे और इसका आगे कहाँ पे यूज होगा. तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि हम ये जो एरियाज आज पढ़ेंगे, ये आगे हमारे इनका लिंक कहाँ पे है और कहाँ पे हमें ये आगे काम देंगे. तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक चीज होती है जी कैश बुक, एक चीज होती है जी कैश बुक. ये पढ़ा है सबने ये? Your quick answers would be highly appreciated. Good. फिर ये कैश बुक तो एक बिजनेस वाला बना रहा होता है. जो भी बिजनेस एक अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहा होता है, इसमें कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो, एक्सपेंसेस, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं. लेकिन आपको पता है कि आजकल बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, बैंक का कॉन्सेप्ट है, तो बैंक में आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है. जो बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, तो आप अपनी एक बैंक स्टेटमेंट भी मंगवाते हो. तो देखो, कैश बुक आप खुद मेंटेन करते हो, बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक वाले देते हैं. फिर इनमें कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे होते. तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की बेस पे फिर आप इनके डिफरेंट बैलेंसेस को एक जैसा करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए एक काम करते हो और उसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन. मैं रिपीट करता हूं, आपने कैश बुक मेंटेन की, आपके बैंक से आपको बैंक स्टेटमेंट मिली, लेकिन यहाँ पे एक एक्स अमाउंट है और यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट की एक्स अमाउंट है. ये दोनों अमाउंट्स एक जैसी नहीं होती. हालांकि हमारे बैंक अकाउंट है, हमारे पास खुद के कैश के रिकॉर्ड्स हैं, इफेक्टिवली दोनों के बैलेंसेस को मैच होना चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं कर रहे होते. तो इनको मैच करने के लिए, एक जैसा करने के लिए एक रिकंसिलिएशन बनाई जाती है. उस रिकंसिलिएशन का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन. ये बैंक रिकंसिलिएशन आपके किन किन कहाँ आती है जी? आपके पास FA1 में भी इसके सवाल आते हैं, FA2 में भी आते हैं, और FFA, और वी कैन से इट F3, और वी कैन से इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो थर्ड पेपर है FA का, उसमें भी बैंक रिकंसिलिएशन के सवाल आते हैं. तो एक्चुअली ये जो हम बैंकिंग थ्योरी का एरिया पढ़ने जा रहे हैं, ये बैंकिंग थ्योरी का एरिया इन सारी चीजों की बेसिस है. किस किस चीज की बेसिस है? ये जो हमने कैश और बैंक स्टेटमेंट की बात की, फिर बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है, तमाम चीजों में आप ये सारा काम उस वक्त कर सकेंगे जब आपको बैंकिंग थ्योरी की, यानी कि बैंकिंग की बेसिक चीजों के बारे में पता होगा. जी, यहाँ तक क्लियर है सबको कि हम ये बैंकिंग थ्योरी क्यों पढ़ेंगे और इसका कहाँ पे यूज आगे हमें करना पड़ेगा? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी. यार माशाल्लाह 6-7 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, लेकिन जवाब 2-3 ही दे रहे हैं. यार थोड़ा सा हिलजुल करें, थोड़ी सी एक्टिवनेस शो करें, अच्छा लगेगा. ऑलराइट. तो बैंकिंग थ्योरी में हम जो पहली हेडिंग हमारे सामने है, दैट इज अ बैंक, दैट इज अ कस्टमर एंड बैंक रिलेशनशिप. देखो, ये सारी हमारी आम लाइफ की बातें हैं. आप और मैं और हमारे घर वाले और जितने भी लोग हैं, आजकल नॉर्मली सबके बैंक में अकाउंट होते हैं. तो जब एक बंदे का, आप और मेरा, देखिए कुछ भी समझना हो तो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देख लिया करें चीज को, आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी. यहाँ कस्टमर यानी कि हम, और बैंक यानी कि जहाँ पे हमारा अकाउंट है, हमारा और बैंक का रिलेशनशिप यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं. कुछ किताबी हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं कि किताबी लैंग्वेज में ये बातें क्या लिखी हुई हैं. जब कभी भी कस्टमर बैंक रिलेशनशिप की बात आती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस वर्ड बैंकर. अ बैंकर इज समवन हु विल डू द फॉलोइंग. एक बैंकर वो बंदा है, वो शख्स है जो क्या काम करेगा? वो ये सारे काम करेगा. पहला काम क्या जी? पुट मनी एंड चेक्स रिसीव्ड ऑन अ कस्टमर बिहाफ इनटू हिज अकाउंट. आप और मैं गए अपने बैंक में, कोई हमने कैश चेक डालना है या कैश डालना है, तो हम बैंक वाले के पास जाएंगे. बैंक वाले का काम क्या है? बैंकर इज समवन हु विल डू द फॉलोइंग. वो हमारे बिहाफ पे हमारा चेक रिसीव करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा, पेमेंट देगा. टेक आउट ऑल चेक्स एंड ऑर्डर्स पेड फॉर फ्रॉम द अकाउंट बाय द कस्टमर. आप और मैं अपने मोबाइल फोन में बैंक अकाउंट की डिटेल खोलते हैं और वहां से अपने मोबाइल फोन में बैलेंस भी ट्रांसफर कर लेते हैं.
तो बैलेंस ट्रांसफर कैसे हो गया हमारे बैंक अकाउंट से, तो एक्चुअली ये सारे का सारा एक बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बैंकर वालों ने, बैंक्स ने क्या किया, अपने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हुए ये सारे काम भी कर रहे होते हैं, तो ये सारा काम मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट, keep accounts such as current account which can be used for paying in or taking out on customers behalf। हमारे बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना, अगर कभी पैसा डलवाना है, निकालना है, वो बेशक हम चेक के थ्रू निकालें, एटीएम के थ्रू निकालें, या पे ऑर्डर वगैरह के थ्रू अगर किसी को पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीजों को डील करना एक बैंकर का काम होता है। तो जी यहां तक बैंकर क्या चीज है, यानी कि जो भी बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ये काम करता है, उस बंदे को नाम दिया जाता है बैंकर। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। अब अगले देखें, एक हेडिंग है हमारे पास, बैंकर की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस को कहा जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, आप बैंक में जाते हो, आप बैंक में अपना कैश डलवाया, चेक डलवाया, पैसे निकाले, पैसे दिए, आपने किसी और को देने के लिए पैसे बोल दिया बैंक को, तो ये सारे काम जो बंदा करता है उसको क्या नाम दिया जाता है, वो बैंकर होता है। बैंक यानी कि बैंकर। अब एक बैंकर यानी कि एक बैंक की जो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को क्या बोला जाता है, जिम्मेदारियां। जो एक बैंकर की जिम्मेदारी होती है वो राइट ऑफ कस्टमर होता है। राइट का मतलब हक। अब जो एक बैंक वाले का जो जिम्मेदारी है वो आपका राइट है। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज योर राइट, वो पैसा आपका राइट है। आप जब बैंक में से पैसा विड्रॉ करना चाहोगे, यू कैन विड्रॉ, वो पैसा देना उस बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो जो एक बैंक वाले की जिम्मेदारी है वो कस्टमर के राइट्स है, वो कस्टमर के हक है। इस डेफिनेशन का मतलब समझे क्या है जी? बैंकर्स ऑब्लिगेशन यानी कि जो बैंक वाले की जिम्मेदारी है वो राइट ऑफ कस्टमर्स है, सामने वाले के हक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैंने एग्जांपल दी कि अगर बैंक में आपका पैसा है, आप अपना पैसा बैंक से निकालने जाते हो, तो कोई मना नहीं करेगा आपको, और वो पैसा देना बैंक की जिम्मेदारी है, और आपका हक है वो पैसा लेना। आप जब चाहे अपना पैसा बैंक से चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं जी। इस हेडिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को? अंदर की बात बाद में करते हैं, पहले तो हेडिंग समझे ना। जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, आप जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये। अब आगे देखते हैं, अ ड्यूटी इज अ टास्क और एक्शन विच अ पर्सन इज बाउंड टू परफॉर्म फॉर मोरल एंड लीगल रीजंस। ड्यूटी या टास्क किसे कहा जाता है? जो एक बंदे के ऊपर लीगली या मोरली, अगर एक बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी है उसको काम करने की, तो उसे नाम दिया जाएगा ड्यूटी और टास्क। Although a bank does not have to account its customer for any profits that it makes, but with the money deposited, it does have a number of obligation to customer। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक बैंक वाले का, जब एक बैंक का प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से कस्टमर को कुछ नहीं देता, लेकिन एक कस्टमर का जो अपना पैसा उस बैंक में पड़ा हुआ है, वो उस कस्टमर को वापस देना, जो उसने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, वो कस्टमर को वापस देना एक बैंक की जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। आगे बात करते हैं, गुड इनफ। अब यहाँ पे अब बैंकर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द बैंकर मस्ट रीपे, मस्ट, मे नहीं लिखा, माइट नहीं लिखा, मे का मतलब शायद, माइट का मतलब शायद, या ऐसा हो सकता है या पॉसिबल है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है बैंकर मस्ट रीपे दी अमाउंट। यानी कि अगर आप बैंक में चले गए, अपना चेक लेकर अपने अकाउंट का, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए, आपने 50,000 का चेक बनाया, आप बैंक के पास गए, तो बैंक वाले की जिम्मेदारी है, उसको लाजमी वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। The banker must repay the amount of the deposit on demand or pay it to a third party when requested to by the drawings of a check। मेरी स्क्रीन आप लोगों को सही नजर आ रही है? अगर आप में से किसी एक को भी सही नजर आ रही है, तो इसका मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा बच्चा। अगर किसी एक को भी मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट माई एंड। तो पहली बात हमने क्या की, बैंक वाले की पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो आपका पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में है, वो आपको हर हाल में वापस करे जब आपको चाहिए हो।
Number two, the banker has a duty to honor a customer's check up to the amount of the bank balance. ये जरा समझना क्या है. एक बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एक कस्टमर के चेक को ऑनर करे, मतलब उस पे कैश दे कस्टमर को. कितनी अमाउंट तक? अप टू द अमाउंट ऑफ द बैंक बैलेंस. जितना उस बंदे के पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उतनी अमाउंट तक का अगर वो चेक बनाकर जा रहा है तो उससे उतनी अमाउंट मिलना उसका राइट है बंदे को. और क्या आगे पढ़ो क्या है? और एग्रीड ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड दैट चेक हैज बीन मेड आउट करेक्टली. कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा कि एक बैंक वाला हमें अलाउ कर देता है कि भाई अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज है, ठीक है, आप साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेल कर लो. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब, ओडी का मतलब कि जब कभी भी आपको जरूरत हो तो आपको बैंक की तरफ से 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. फर्ज करो आपके बैंक में 100 रुपीज तो अपने थे, आपने ये 100 तो निकाल लिए, लेकिन आपने साथ में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेल की और बैंक से 120 रुपया निकाल लिया. अब आप सोचोगे कि बैंक इतना अच्छा कैसे हो गया, उसने हमें ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे दे दी. तो याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा हमें 20 रुपीज दे रहा है ये एक लायबिलिटी है. ये हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है. और कौन सी लायबिलिटी है जी? करंट लायबिलिटी है. और बैंक वाला हमें ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा है, ये सिर्फ 20 नहीं लेगा हमसे वापस, बल्कि इस 20 के साथ कुछ इंटरेस्ट भी हमसे थोड़ा सा चार्ज करेगा. इस इंटरेस्ट को ओवरड्राफ्ट फी कहा जाता है. जी बिल्कुल, ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी. नेक्स्ट थिंग, the banker must provide the amount of the bank balance on the account at any time on the request of the customer. आप आजकल तो खैर ऑनलाइन की सारी चीजें हो गई हैं. अगर आज से आपको मैं पिछले 8-10 साल पहले की बात बताऊं तो उसमें नॉर्मली एटीएम वगैरह हर किसी के पास नहीं होता था. उसमें लोग क्या करते थे, उसमें अपना चेक बना के बैंक के पास जाते थे और बैंक से पैसे लेते थे. तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द बैंकर मस्ट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द बैंक बैलेंस ऑन द अकाउंट एट एनी टाइम. का मतलब अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का दौर आ गया. अब बंदे चाहे जब मर्जी ट्रांजैक्शन करें, आधी रात को एटीएम पे जाएं तो उनके अपना कार्ड से वो पैसे निकाल सकते हैं. एक बैंक की जिम्मेदारी है ये सारी फैसिलिटीज कस्टमर को प्रोवाइड करना, बिकॉज द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बैंक आर राइट ऑफ अ कस्टमर. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ये बैंकर्स ऑब्लिगेशन हमने डिस्कस कर लिया. अगली बात देखते हैं. जहां एक बंदे की ऑब्लिगेशन है ना, जहां एक बैंक वाले की कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, वहां उस बैंक वाले के राइट्स भी हैं, द राइट्स ऑफ बैंकर. अब उस बैंक वाले का देखो, हर बंदे ने, यार अगर मेरी किसी एक को भी आवाज सही नजर आ रही है और अगर किसी एक को भी मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम इज नॉट एट माई एंड. जहां एक बैंकर वाले की जिम्मेदारी है वहां पे एक बैंक वाले का राइट भी है. उस बैंक वाले का राइट क्या है कि भाई मेकिंग चार्जेस और कमीशन, वो हमें डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज देता है. जैसे अगर आपको एटीएम कार्ड दिया हुआ है तो एटीएम चार्जेस आपके डिडक्ट कर लेगा. अगर ऑनलाइन फैसिलिटी दी है तो उस ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन चार्जेस, यानी कि ऑनलाइन जो सर्विसेज हम यूज करें उसकी फीस हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है. ये उसका हक है, वो हमें डिफरेंट काम करके दे रहा है तो उसके अगेंस्ट अपने पैसे चार्ज करेगा. फिर आप जब कभी भी बैंक अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करवा के आते हो ना, आपने अपने अकाउंट में लाख रुपए अगर डाल दिया तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि यार ये लाख रुपए आप हमारा यूज नहीं करो. ये उसका राइट है, ये उस बैंक वाले का राइट है, हक है कि वो आपका पैसा यूज करे. लेकिन इस हक के साथ साथ, इस राइट के साथ साथ, वो चाहे तो यानी कि हम कस्टमर्स का पैसा यूज तो करें, हम उसको मना नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स द राइट ऑफ द बैंकर. बट उसकी फिर ऑब्लिगेशन ये है कि जब हमें वो पैसा वापस चाहिए तो फौरन हमें वापस मिल भी जाए. नंबर थर्ड पॉइंट, राइट्स ऑफ बैंकर में नंबर थर्ड पॉइंट, डिमांडिंग रिपेमेंट्स ऑफ ओवरड्रॉन बैलेंसेस. एज वी डिस्कस्ड दैट के बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है 20 की और उसको हमने एज अ करंट लायबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, तो बाद में वो 20 हमसे कभी भी मांग सकता है, बिकॉज ये राइट ऑफ बैंकर है कि जो 20 रुपए उसने हमें एज अ 20 रुपए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी थी तो इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कभी भी हमसे वापस मांग सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, एंड इफेक्टिव द लास्ट पॉइंट ऑफ द राइट्स ऑफ बैंकर, possessing a lien over securities. अब ये क्या मतलब हुआ possessing a lien over securities? कभी आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि आपने एक घर बनाने के लिए एक लोन लिया बैंक से और वो अच्छी खासी अमाउंट का लोन होता है. तो उस टाइम पे होता क्या है कि वो हमसे डिफरेंट एसेट्स के, डिफरेंट प्रॉपर्टी के कागजात अपने पास रख के हमें लोन देता है. तो जब हम एक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज बैंक के पास रखवाते हैं
तो ये उसका राइट है कि हमें वो पैसे दे रहा है, तो वो हमारे वो जो एसेट्स की पोजेशन है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके कागजात अपने पास रख के हमें लोन वगैरह दे दे। ठीक है जी। ऐसे हमें हम पे वो कैसे यकीन करे, इतनी बड़ी अमाउंट का लोन हम ले रहे हैं, लेट से 1 करोड़ रुपए का हम लोन ले रहे हैं, तो यकीनन उस सिचुएशन में हमें अपने किसी एसेट्स के, हमें अपने प्रॉपर्टी के कागजात बैंक के पास रखवाने पड़ते हैं। वो क्यों रखवाने पड़ते हैं? सिक्योरिटी के तौर पर। अच्छा सर, अगर कभी हम वो लोन वापस नहीं करें बैंक को तो क्या होगा? तो भाईजान बैंक ने वो आपके डॉक्यूमेंट्स रखे इसलिए थे अपने पास कि जब कभी भी आप लोन दिए बगैर भागने की कोशिश करो तो वो आपके एसेट्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। तो ये भी उसका राइट है, हमें लोन फैसिलिटी दे रहा है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे तो कुछ ना कुछ अपने पास रखेगा। जी, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे बात करते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा व्हाट इज बैंकर, बैंकर की जिम्मेदारियां पढ़ी, बैंकर के राइट्स पढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कस्टमर। कस्टमर यानी कि आप और मैं जो बैंक के कस्टमर्स हैं। अ टर्म कस्टमर और कस्टमर ऑफ बैंक इज नॉट डिफाइंड इन स्टैट्यूट, however it can be defined as। भाई कस्टमर क्या होता है? कस्टमर वो होता है जो किसी शॉप वाले का किसी दुकान से कुछ खरीदे, वो गुड्स भी खरीद सकता है, वो सर्विसेज भी ले सकता है। तो हम जहां से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो हम उस बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं। अब सेम थिंग अप्लाइज ऑन बैंक। हम बैंक की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, हमने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, हमने अपना एटीएम बनवाया हुआ है, हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी है। ये सारी चीजें हम जो यूज कर रहे हैं बैंक की, इट मींस वी आर कस्टमर ऑफ दैट बैंक। सो ये लॉ में कहीं भी इस तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन कस्टमर की हमारे सामने है। अ पर्सन बिकम्स अ कस्टमर विन रिस्पेक्ट ऑफ चेक ट्रांजैक्शन एज सून एज द बैंक ओपन्स एन अकाउंट फॉर हिम इन हिज बैंक। यार एक बात सुनो, क्या एक बंदा बैंक में अकाउंट खुलवाए बगैर उस बैंक का कस्टमर हो सकता है? या एक कस्टमर की डेफिनेशन में आने के लिए, कस्टमर की कैटेगरी में आने के लिए आपको सबसे पहले किसी बैंक का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो आप उस बैंक के कस्टमर बनेंगे। Muhammad Umar, your mic is unmute. Please mute that. जी, can you guys please tell? Can you guys please answer my question? कि अगर आप और मैं किसी बैंक के कस्टमर बनना चाह रहे हैं, तो क्या हमें उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना जरूरी है, या बगैर अकाउंट खुलवाए बगैर भी हम कस्टमर बन सकते हैं? तो भाईजान याद रखिएगा कि आप अगर किसी बैंक का कस्टमर बनना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं, तो पहली जरूरत क्या है कि आप अपना वहां पे अकाउंट खुलवाओ। आप जब किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हो, जब भी तो आप उस बैंक के कस्टमर कहलाओगे, क्योंकि आप फिर आप ट्रांजैक्शंस करोगे, आप कैश डिपॉजिट करवाओगे, कैश विड्रॉ करवाओगे, ऑनलाइन की फैसिलिटी ओपन करवाओगे, एटीएम बनवाओगे, सारा कुछ करोगे, तो जब भी तो आप उस बैंक के कस्टमर बनोगे। विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट तो हम उसको कस्टमर ऑफ बैंक नहीं बोल सकते। यहाँ क्लियर है जी सबको? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए कह रहे हैं कि कस्टमर की ऑब्लिगेशन क्या है। भाईजान ये आप और मेरी बात हो रही है कि अगर हमारा किसी बैंक में अकाउंट है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगेन यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी। आप और मेरी क्या जिम्मेदारी है? द मेन ड्यूटी ऑफ अ कस्टमर इज टू इंश्योर दैट रीजनेबल केयर is exercised when drawing up checks. Checks should be drawn up so as not to mislead the bank and not to facilitate forgery. Forgery का मतलब वो fraud वगैरह की कैटेगरी। तो भाईजान अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट हो ना, तो आप अपनी चेक बुक को भी संभाल के रखोगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो अब्बा का साइन करके बैंक से पैसे निकलवा लेते थे पहले। हाँ, देखा ना, ऐसे दोस्त यार आपके भी होंगे, सारे कुछ होंगे ऐसे कि भाई उसने अब्बा जी की चेकबुक उठाई और उस पर साइन करके बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया। तो भाईजान आपके फादर, उस बंदे के फादर उस बैंक के कस्टमर थे, सो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक रीजनेबल केयर लेते। किस चीज से रिलेटेड केयर लेते? जब वो पैसे वैसे निकालने हो, ड्राइंग अप चेक्स, तो जब चेक के थ्रू पैसे निकालने हो तो उसमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है। सही है? तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मेन ड्यूटी यही है। ठीक है, आगे बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। द नेक्स्ट हेडिंग इज द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज आते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स में। जो बेसिक पेपर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां पे यहां से एमसीक्यूज बनते हैं बहुत सारे। द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स, नाउ व्हाट डज इट मीन?
The relationship between bank and customer. The relationship between bank and customer arises from a legal contracts between them, which it is necessary to understand. एक बैंक और एक कस्टमर के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप बनता है जिसको समझना जरूरी है. There are four main types of contractual relationship which may exist between a bank and a customer. जी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, पॉइंट सर्किल कर रहा हूँ. These are very very important points. तो भाईजान आप और बैंक के दरमियान मेनली कितनी तरह के रिलेशनशिप बन सकते हैं? 4 तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन सकते हैं, जिसमें से पहला क्या है? रिसीवेबल पेबल. दूसरा क्या है? बेलर बेली. थर्ड वन इज प्रिंसिपल एजेंट. नंबर 4 इज मॉर्गेज मॉर्गेजी. तो ये जरा सोचो, नीचे हम डिस्कस तो करेंगे और इनफैक्ट आपको पहला नंबर तो यहाँ पे नजर आ ही रहा है, जो पहला रिलेशनशिप है. जरा ये सोचो सारी क्या चीज है. जरा एक 3-2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, सोचना है कि ये रिसीवेबल पेबल का चक्कर कैसे बनता है बैंक और कस्टमर के साथ. बेलर और बेली क्या चीज होती है? वैसे तो हम हर चीज गूगल से सर्च करते हैं ना, तो ये नई टर्म आपने सुनी तो जरा ये जो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप जरा गूगल से भी सर्च करना कि गूगल चाचा आपको क्या बताते हैं. फिर प्रिंसिपल एजेंट क्या मतलब हुआ? एक कस्टमर और बैंक के दरमियान प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, या मॉर्गेजर मॉर्गेजी का रिलेशनशिप कैसे बन सकता है. तो ये चीजें सोचने के लिए यू हैव 3 मिनट्स स्टार्टिंग नाउ. मेरे पास 11:36 हो रहे हैं. मैं आफ्टर 3 मिनट्स अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूंगा और आपसे कुछ इनपुट लूंगा. दो मिनट रह गए भाई. आप जहां से भी रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आपने इसको बयान अपनी जबान में करना है, अपने अल्फाज में करना है. ठीक है जी. मैं अभी आपको टाइम दूंगा, हर किसी को ये चीजें आपने अपने हिसाब से बयान करनी है. टेबल का मामला होता है कैसे, जरा सुनना. बहुत आसान अल्फाज में बयान करता हूं, जरा सुनना. ठीक है फजिल, यू आर डूइंग वेल. मैं आपको अभी एक थोड़ी देर में अनम्यूट करके बोलने का, जब बोलूंगा तो फिर आप एक्सप्लेन करना. ठीक है जी. मैं बहुत आसान अल्फाज में बैंक का और एक कस्टमर का, डेटर और क्रेडिटर या रिसीवेबल और पेबल का रिलेशन बयान कर रहा हूं. जरा सुनो. आपके पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने डिपॉजिट करवाए हैं, आपके पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं. तो उस सिनेरियो में आप जब चाहें बैंक से पैसे ले सकते हैं ना. तो आपके पास रिसीवेबल बुक हुआ होगा या पेबल बुक हुआ होगा? आपके पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो बैंक आपके पास एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा या पेबल रिकॉर्ड होगा? जिस किसी से आपने पैसे लेने होते हैं वो आपके लिए रिसीवेबल होता है या पेबल होता है? वेरी राइट, वो हमारे लिए डेटर या रिसीवेबल होता है. अब कहानी उल्टी कर देते हैं.
कहानी उल्टी कर देते हैं, मतलब अब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब आपने बैंक से पैसे लेने नहीं है बल्कि उल्टा बैंक को पैसे वापस करने हैं, आपने जो लोन की मद में लिए हैं वो बैंक को वापस लौटाने हैं। तो जो पैसे आपने बैंक को अब देने हैं वापस, तो इस सिनेरियो में हम बैंक के क्या हुए, हमारे पास बैंक एज अ पेबिल रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिटर रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर हमने, तो यहाँ पे आसान अल्फाज में इसको मैं बयान कर देता हूँ, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि वी डिपॉजिटेड अमाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए वो हमारे लिए बच्चा क्या है, वो हमारे लिए रिसीवेबल है, वो जब भी हम चाहें तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। वी एक्वायर्ड का मतलब लेना, वी एक्वायर्ड लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन की मद में पैसे लिए। तो जो बैंक से हमने लोन की मद में पैसे ले लिए वो हमारे लिए क्या हो